अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में आज हम देखते हैं CGPSC अर्थात छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2009 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 29/2/2009 में। इस प्रश्न पत्र के कुल 50 प्रश्न हम लोग इसके पहले भाग में देख चुके हैं। अब हम 91वें प्रश्न से इस भाग में देखेंगे। इस जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर मैंने करवाए हुए हैं उन सब की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो एक बार उनका अवलोकन जरूर करें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव हो या प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 52वां प्रश्न है, यह किसका संवाद है? कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। ए शर्वनाग का बी मातृगुप्त, सी देवकी या डी देवसेना का। इसका उत्तर होगा डी, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। यह देवसेना का संवाद है। देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। 53वां प्रश्न है, किसने किससे कहा? आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ए देवसेना ने धातुसेन से, बी जयमाला ने प्रहरी 2 से, सी मालिनी ने अनंत देवी से, डी विजया ने भट्टार्क से। इसका उत्तर होगा डी, विजया ने भट्टार्क से कहा। आहा, यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। 54वां प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी किसने दी? ए अनंत देवी, बी विजया, सी पृथ्वीसेन, डी स्कंदगुप्त ने। इसका उत्तर होगा ए, स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है। यह चेतावनी अनंत देवी ने दी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमार गुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता थी। 55वां प्रश्न है, अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ए विजय एक क्रमिक हत्या, बी पशु का उदय, सी अश्वत्थामा का अर्धसत्य, डी पंख पहिए और पट्टियां। इसका उत्तर होगा सी, संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी उस श्रीहत मुख पर, जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। उक्त कथा गायन अंधा युग काव्य नाटक का अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से है। अंधा युग नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या हत्या, प्रभु की हत्या। 56वां प्रश्न है, किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? ए गांधारी ने, बी युधिष्ठिर ने, सी कृतवर्मा ने, डी व्यास ने। इसका उत्तर होगा डी, व्यास ने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। उक्त कथन अंधा युग काव्य नाटक से उद्धृत है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। 57वां प्रश्न है, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। ए संजय, बी युयुत्सु, सी विदुर, डी अश्वत्थामा। इसका उत्तर होगा ए, किसका अभिमान टूटा? मैंने कहा था कभी मुझको मत बाहें दो, फिर भी मैं घेरे रहूंगा तुम्हें। मुझको मत नयन दो, फिर भी देखता रहूंगा। मुझको मत पद दो, लेकिन तुम तक मैं पहुँच कर रहूंगा प्रभु। आज वह सारा अभिमान टूट गया। उक्त कथन अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र संजय का है। 58वां प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? ए कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विदुर और याचक का युद्ध, डी एक पूरा आदमी। इसका उत्तर होगा बी, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था।
59वां प्रश्न, सावित्री अपने लिए कैसी आदमी चाहती है, कैसा आदमी चाहती है? ए निडर आदमी, बी विचारशील आदमी, सी अधूरा आदमी, डी एक पूरा आदमी। इसका उत्तर होगा डी, सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। सावित्री आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्र है। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। 60वां प्रश्न, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं नहीं जानता। और क्या कर रहे हैं? मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। ए जुनेजा, बी काले सूट वाला आदमी, सी महेंद्र, डी पुरुष 4। इसका उत्तर होगा बी, मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। उक्त कथन काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। उक्त पंक्ति मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से उद्धृत है। 61वां प्रश्न, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? ए पारसी थिएटर, बी संस्कृत नाटक, सी ग्रीक नाटक, डी भारतीय लोक नाट्य परंपरा। इसका उत्तर होगा डी, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। 62वां प्रश्न, सर्वनाग का परिचय। मालवा का राजा, बी पणदत्त का पुत्र, सी अंतर्वेद का विषयपति, डी मगध का महानायक। इसका उत्तर होगा सी, सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति था। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं, उनका परिचय इस प्रकार है। स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट, प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक और धातुसेन सिंहल का राजकुमार है। 63वां प्रश्न, श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है? ए श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु प्रेम से परे होता है पर भक्त प्रेममय होता है। सी श्रद्धालु कृपालु होता है पर भक्त कृपा रहित होता है। डी श्रद्धालु संसार से जुड़ा होता है पर भक्त भगवान से जुड़ा होता है। इसका उत्तर होगा ए, श्रद्धालु और भक्त में अंतर यह है कि श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। 64वां प्रश्न, भक्ति किसका नाम है? ए श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बी इंद्रियों से परे प्रेम भक्ति है, सी आसक्ति रहित प्रेम भक्ति है, डी मन का उन्मुखीकरण भक्ति है। इसका उत्तर होगा ए, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने अपने निबंध श्रद्धा और भक्ति में इसका उल्लेख किया है। 65वां प्रश्न, श्रद्धा के विषय कौन से हैं? ए शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, बी प्रेम और भक्ति, सी गुण, क्रिया और रागात्मिका, डी प्रतिभा, प्रेम और विनय। इसका उत्तर होगा ए, श्रद्धा का विषय शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति है। 66वां प्रश्न, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए। ए राम रतन भटनागर, पाप और पुण्य, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, सी सरदार पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रद्धा भक्ति। इसका उत्तर होगा डी, पाप का फल छिपाने वाले पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी हैं, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ उनकी कृति श्रद्धा और भक्ति शीर्षक से उद्धृत है। 67वां प्रश्न, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाले मूल वृत्ति क्या है? ए बुद्धि, बी प्रेम, सी भावात्मिका, सी विचार। इसका उत्तर होगा सी, मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति भावात्मिका है। 68वां प्रश्न, हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाता है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है? ए प्रेम सरणी, बी वनिता, सी सरिता, डी कविता। इसका उत्तर होगा डी, हृदय को प्रकृति दशा में कविता लाती है और जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है।
69वां प्रश्न, अशोक के फूल निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1940 में, 1941 में, 1948 में या 1942 में? इसका उत्तर होगा सी, अशोक के फूल निबंध 1948 इसमें प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965 और आलोक पर्व 1972। 70वां प्रश्न, अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? ए वैचारिक, बी प्रकृतिपरक, सी भावात्मक, डी ललित? इसका उत्तर होगा डी, अशोक के फूल ललित निबंध। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 71वां प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता है? ए भाषा जटिल है, बी भाषा सरल है, सी भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं, डी भाषा निर्झर है, अपनी निर्झर की तरह अपने आप आगे बढ़ती है। इसका उत्तर होगा सी, राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। 72वां प्रश्न, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? ए रांगीय राघव, बी राहुल सांकृत्यायन, सी कुबेर नाथ या डी रामवृक्ष बेनीपुरी? इसका उत्तर होगा डी, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख ग्रंथ हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब। 73वां प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? ए विचारात्मक, बी ललित और मनोरंजन प्रधान, सी व्याख्यात्मक और भावात्मक, डी तार्किक? इसका उत्तर होगा सी, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक प्रकार की है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं। 74वां प्रश्न, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है? ए सांस्कृतिक, बी राजनीतिक, सी स्त्री परक, डी वैदिक काल? इसका उत्तर होगा ए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। 75वां प्रश्न, विभावानुभाव या विचारी संयोगात रस निष्पत्ति उक्त सूत्र किस आचार्य एवं किस संप्रदाय से संबंधित है? ए कुंतक के वक्रोक्ति संप्रदाय, बी आनंदवर्धन के ध्वनि संप्रदाय, सी मम्मट के अलंकार संप्रदाय या डी भरत मुनि के रस संप्रदाय? इसका उत्तर होगा डी, विभावानुभाव या विचारी संयोगात रस निष्पत्ति उक्त सूत्र आचार्य भरत मुनि का है, यह रस संप्रदाय से संबंधित है। 76वां प्रश्न, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रसों की कितनी संख्या मानी है? ए 8, बी 6, सी 9, डी 7? इसका उत्तर होगा ए, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जो निम्न प्रकार है: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और अद्भुत। 77वां प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? ए मम्मट, बी अभिनव गुप्त, सी भामह, डी रुद्रट? इसका उत्तर होगा सी, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामा हैं। भामा की प्रसिद्ध कृति काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा, न कांताम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। 78वां प्रश्न, वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? ए ध्वनि संप्रदाय, बी रस संप्रदाय, सी अलंकार संप्रदाय, डी साधारणीकरण? इसका उत्तर होगा ए, वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। 79वां प्रश्न, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ए 8, बी 6, सी 9, डी 13? इसका उत्तर होगा बी, कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। एक वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा परार्ध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता और पांचवा प्रकरण वक्रता, छठवां प्रबंध वक्रता। 80वां प्रश्न, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी अरस्तु, डी डॉक्टर नागेंद्र? इसका उत्तर होगा सी, अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है। अरस्तु के समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं
तेखनेस, रितोरिकेस, भाषा शास्त्र, पोइतिकेस, काव्य शास्त्र या वसीयतनामा। 81वां प्रश्न, प्लेटो ने कवि को क्या माना? ए अनुकर्ता, बी कर्ता, सी अभिकर्ता, डी निर्माता। इसका उत्तर होगा ए। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इसने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं इयोन, लॉज का रिपब्लिक, सिम्पोसियोन, पोलितेइया, फेद्रुस आदि। प्लेटो का कथन है दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। 82वां प्रश्न, विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए अफलातून, बी आई ए रिचर्ड्स, सी लॉन्जाइनस, डी अरस्तु। इसका उत्तर होगा डी। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। यूनानी में विरेचन के लिए कैथारसिस शब्द प्रयुक्त होता है। अरस्तु का कथन कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। 83वां प्रश्न, विरेचन क्या होता है? ए अश्रु प्रवाहित होना, बी मनोविकारों का शुद्धिकरण, सी आत्मशुद्धि, डी असीम आनंद। इसका उत्तर होगा बी। विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः दुखांतक त्रासदी काव्य रूप का विवेचन किया है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित है। कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। 84वां प्रश्न, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ए अभिनवगुप्त, बी कुंतक, सी क्रोचे, डी लॉन्जाइनस। इसका उत्तर होगा सी। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। इन्होंने स्थेटिक नामक ग्रंथ इतालवी भाषा में लिखा। यह ग्रंथ 2 भागों में है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। 85वां प्रश्न, क्रोचे कैसे दार्शनिक है? ए आत्मवादी, बी अनात्मवादी, सी प्राणवादी, डी यथार्थवादी। इसका उत्तर होगा ए। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। इनकी मान्यताएं हैं: एक, अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। दूसरा, अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। तीसरा, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है और प्रत्येक कला अंतःप्रज्ञा है। चौथा, कला सृष्टि केवल आंतरिक है। पांचवा, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। छठवां, कला अखंड है। सातवां, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। आठवां, कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। नवा, कला व्यक्तिक है। 10वां, कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। 86वां प्रश्न, अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? ए यूरोपीय, बी भारतीय, सी ब्रिटिश, डी रूसी। इसका उत्तर होगा ए। अभिव्यंजना यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। 87वां प्रश्न, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? ए लोकानुभूति, बी प्रणयानुभूति, सी स्वानुभूति और डी आनंदानुभूति। इसका उत्तर होगा सी। स्वानुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। 88वां प्रश्न, छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? ए प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन और पंत। बी है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। सी है प्रसाद, मुक्तिबोध, गोपाल सिंह नेपाली और पंत। डी है मुकुटधर पांडे, निराला, दिनकर और प्रसाद। इसका उत्तर होगा बी। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा को माना जाता है। 89वां प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। इसका उत्तर है डी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। 90वां प्रश्न, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ?
ए 1935 में, बी 1940 में, सी 1938 में, डी 1941 में। इसका उत्तर होगा ए छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृति है कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। 91वां प्रश्न है, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ है ए किसी सिद्धांत की घोषणा करना, बी स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, सी किसी राजनैतिक विचारधारा को पुष्ट करना, डी किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। इसका उत्तर होगा डी, प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेश्य मानता है। स्वदेश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विषय दृष्टि से कला की रचना करना है। 92वां प्रश्न, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ए प्रकृति के बीच से, बी जनजीवन के बीच से, सी राजनीतिक उथल पुथल से, डी विद्रोही प्रवृत्ति से। इसका उत्तर होगा बी, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। 93वां प्रश्न, प्रगतिवादी कवि रांगेय राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? ए अजय खंडहर, बी मेधावी, सी पांचाली, डी नरोत्तम। इसका उत्तर होगा डी, प्रगतिवादी कवि रांगेय राघव ने नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है। रांगेय राघव द्वारा रचित कृति है अजय खंडहर 1944, मेधावी 1947 और पांचाली 1955। 94वां प्रश्न है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। ए दिनकर नीरज बच्चन, बी सुभद्रा कुमारी महादेवी अग्गे, सी राम कुमार वर्मा, सी मंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, डी रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। इसका उत्तर होगा डी, 3 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम इस प्रकार हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। 95वां प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। ए है हवा ने कहा दूर बादल, बी माझी न बजाओ बंसी बसंती हवा, सी काला सूरज रंग आंगन, डी कहीं न जाना दूर बहुत दूर। इसका उत्तर होगा बी, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं का शीर्षक माझी न बजाओ बंसी तथा बसंती हवा है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें। 96वां प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1940, 1948 या 1941। इसका उत्तर होगा ए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया है। तार सप्तक के अंतर्गत 7 कवि हैं रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमीचंद जैन। 97वां प्रश्न, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? ए आकाशीय कल्पना, बी राजनीतिक विचारधारा का समावेश, सी जनता से दूरी, डी शिल्पगत चमत्कार। इसका उत्तर होगा डी, प्रयोगवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ए पहला शिल्पगत चमत्कार, दूसरा अहंगवादी व्यक्तित्ववाद, तीसरा नग्न यथार्थवाद, डी चौथा अति बौद्धिकता, पांचवा उपमानों की नवीनता, छठवां निराशावाद और सातवां अलंकार तथा छंद का विधान। 98वां प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे ए शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, बी मुक्तिबोध अज्ञे, सी त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, डी रांगेय राघव और धर्मवीर भारती। इसका उत्तर होगा ए, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। 99वां प्रश्न, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका उत्तर होगा सी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना सन 1918 इसमें महात्मा गांधी ने की है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल थे। 100वां प्रश्न, किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बना गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे? ए सन 1935, बी सन 1948, सी सन 1950, डी सन 1955। इसका उत्तर होगा ए सन 1935 इसमें
हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। तो ये 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र 2009 का छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र समाप्त होता है। यदि पहली बार आप सभी चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी निबंध, सभी नाटक और सभी कहानियों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। और यूजीसी नेट के भी सिलेबस में लगे हुए सभी कहानियों, नाटकों और निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। और अन्य भी वीडियोस जो हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है वो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सब अपने विचारों से, अपने प्रश्नों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।